Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business stage chapter 3, and today's topic is demonetization. Before starting the text, I want to discuss about the basic concept of demonetization in India. Okay, let's go. बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इंडिया में डिमोनेटाइजेशन कब मिला हम लोगों को सुनने को, तो 8 नवंबर 2016, ठीक है, रात को 8 बजे हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी लाइव आए, ठीक है, और उन्होंने उस टाइम अनाउंसमेंट किया अचानक सडनली से कि रात को 12 बजे से, ठीक है, जो 500 और 1000 के नोट्स थे वो बैन हो जाएंगे, यानी वो लीगल टेंडेंसी नहीं रहेंगे, नहीं चलेंगे रात को 12 बजे के बाद से, ठीक है। इसको मतलब करने का, बैन करने का क्या रीज़न था, चलो आगे मैं बताता हूँ तुम लोगों को। मान लो कोई पर्सन है जो कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सारे लोग करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वैसे ये भी पर्सन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जिसका ईयरली इनकम है 10 लाख रुपीज़, ठीक है। अब 10 लाख रुपीज़ ईयरली इनकम है, तो कोई भी पर्सन अगर काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसको उस जितना भी अर्निंग वो करता है, ठीक है, तो उस अर्निंग पे उसको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं, इनकम टैक्स के नाम से, ठीक है। कोई भी हो, चाहे वो सर्विस मैन ही क्यों ना हो, उसका भी जो सैलरी आता है उस पर कुछ टैक्स डिडक्ट होकर के ही आता है, जो कि ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है आने से पहले और डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो वैसे ही जो बिजनेसमैन है, तो कोई भी बिजनेसमैन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ही सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करके बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसका 10 लाख पर ईयर का इनकम है, और इसका इनकम पे इनकम टैक्स सपोज दैट 50,000 लग रहा है, ठीक है, ईयरली, एक साल का। मान लो 10 लाख रुपए अर्न किया, तो उस पर इसको इनकम टैक्स 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। ये मैंने ऐसे ही 50,000 दे दिया है, उसको परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है, जो भी परसेंटेज रहता है इनकम टैक्स का, ठीक है। तो इसका जो बचा 10 लाख इनकम था और टैक्स देना पड़ा 50,000, तो टोटल कितना बचा, 9,50,000 इसका इनकम बचा इसके पास। तो ये जो 9,50,000 इनकम बचा, ये इसका वाइट मनी है, ठीक है। ये कहीं भी बोल सकता है कि इसका ये कमाया हुआ पैसा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। जो भी टैक्स पेबल मतलब टैक्स पे करने के बाद से जो पैसा बचता है वो उसको वाइट मनी बोला जाता है, ठीक है। तो इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, ये इसका खुद का पैसा, खुद की कमाई से किया हुआ पैसा है। तो इसमें एक और कंडीशन ये आता है, ये तो मान लो 10 लाख अर्न किया था, तो 50,000 टैक्स पे करके 9,50,000 का वाइट मनी बचा था, ठीक है। ये इस पैसे को कहीं भी सेफ रख सकता है, चाहे बैंक में या घर पे, ठीक है। बैंक में भी रख सकता है, कोई इसको उंगली उठाने वाला या जांच करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाइट मनी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में खुरापाती जगती है, और ये जो ये 50,000 पे कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में थोड़ा सा लालच आ जाता है, या फिर कुछ खुरापाती उठती है कि ये 50,000 ना दे करके कुछ कम पैसा दिया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये 10 लाख अगर मान लो इसका इनकम है, तो ये 10 लाख छुपा दिया और बोला, गवर्नमेंट को शो किया कि हम 4 लाख ही अर्न किए हैं, ठीक है। 10 लाख अर्न किया लेकिन शो कर रहा है 4 लाख, 6 लाख जो था वो ये हटा लिया, इसमें से छुपा लिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन मान लो, तो दूसरे कंडीशन में 6 लाख छुपा लिया, 4 लाख शो किया। अब 4 लाख पे क्या होगा, 50,000 तो 10 लाख का था, तो 4 लाख पे इसको और कम ही देना पड़ेगा, ठीक है। 4 लाख पे इसको कम देना पड़ेगा। तो मान लो 4 लाख शो किया है, तो इसका 4 लाख पे जो टैक्स पे बनता है 15,000 मान लो, ठीक है। परसेंटेज से नहीं निकाले, अनुमान बता रहे हैं। 10 लाख से 50,000 देना था, लेकिन अगर 4 लाख शो कर रहा है तो इसको मात्र 15,000 ही देना पड़ रहा है टैक्स। तो इसका जो टैक्स दिया 10 लाख में से 15,000, तो टोटल अमाउंट बचा इसके पास 9,85,000। 9,85,000 में से जो 6 लाख था वो पहले ही ये छुपा लिया था, तो जो छुपा लिया इस पर टैक्स नहीं दिया गया है, ठीक है, विदाउट टैक्स पे ये अमाउंट है। तो ये जो है इसका ब्लैक मनी है, क्योंकि इस पर ये टैक्स नहीं चुकाया है। और जो बचा 4 लाख जो कि शो किया था गवर्नमेंट के सामने कि हम 4 लाख ही अर्न किए हैं, तो 4 लाख में से ही वो ये 50,000 पे किया है टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में। तो 15,000 पे करने के बाद कितना बचा, 3,85,000, यानी गवर्नमेंट के नज़र में 3,85,000 ही इसका वाइट मनी कहलाएगा, ठीक है, 6 लाख नहीं, ये इसका ब्लैक मनी है।
ओनली 3,85,000 गवर्नमेंट के सामने वाइट मनी है। ये 3,85,000 को कहीं भी सेफली रख सकता है, बैंक में भी, कहीं भी, ठीक है। लेकिन ये 6 लाख को बैंक में नहीं रख सकता है। अब क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि ये 6 लाख अगर बैंक में डिपॉजिट करता है तो बैंक में पैसा ज़्यादा डिपॉजिट करने पे एक कंडीशन है कि वहाँ पैन कार्ड का डिमांड होने लगता है। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, और परमानेंट अकाउंट नंबर से सारा डिटेलिंग सामने आ जाती है, कौन कितना पैसा अर्न कर रहा है और कितना डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। और अब देखो कोई भी होगा तो 6 लाख यानी जितना भी वो छुपाया रहेगा तो घर पे तो क्या जगह, कैश में ही रखेगा, ठीक है। कैश में ही पैसा वो रखेगा घर पे। अब कैश में रखेगा तो कैश में जो भी करेंसीज होती हैं, हमारी नोट्स वगैरह रहते हैं, तो कौन कौन से फॉर्म में रहते हैं? बेसिकली 5 का रहता है, 10 का रहता है, 20 का, 50 का, 100 का, 500 और 1000। ये पहले का मैं बता रहा हूँ, 2016 का, डिमोनेटाइजेशन से पहले का, ठीक है। और ये कॉइन्स रहते हैं 1, 2, 5, 10, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी रखेगा तो ये 10, 20, 50 और 100 का तो रखेगा नहीं, डायरेक्ट वो रखेगा तो 500 का नहीं तो 1000 का ही रखेगा, क्योंकि ये कम नोट रहेंगे और ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये आसानी से 6 लाख रख सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग थे जो टैक्स छुपाते थे, इनकम ज़्यादा होता था। इसी की तरह 10 लाख इनकम है, 4 लाख शो किया, वैसे ही बहुत सारे लोग थे जो कि इनकम कुछ और था और शो कुछ और करते थे, टैक्स कुछ और करते पे करते थे, और ये जो ब्लैक मनी है वो अपने घर पे करेंसी के रूप में छुपा के रखते थे, कैश के रूप में, ठीक है। तो इससे होता क्या था? इससे यही होता था कि जो भी लिक्विडिटी थी यानी कैश जो थी, जैसे 500 और 1000 का जो भी नोट था, ठीक है, ये क्या होता था, जाके एक जगह स्टॉक हो जाता था, यानी लोगों के घर में तिजोरी में ये जाके फंस जाता था। इससे क्या होता था, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाती थी। अब बेसिकली बैंक का काम क्या है? बैंक का काम मैंने बताया था आप लोगों को 11th में कि बैंक जो होता है एक तरफ से लेता है और दूसरे तरफ देता है, ये बैंक है। यानी जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं वही पैसा बैंक क्या करती है, लोन के रूप में देती है दूसरे लोगों को, तो उसी से उसका बिजनेस होता है। एक तरफ से इंटरेस्ट लेती है, इधर से इंटरेस्ट लेती है जो लोन देता है, जिसको लोन देती है बैंक, और फिर हम लोगों को सेविंग अकाउंट वालों को इंटरेस्ट ये पे करती है। तो इसी से इसका बिजनेस चलता है। अब क्या होगा जब लोग बैंक में डिपॉजिट कर ही नहीं सकते हैं ब्लैक मनी को पकड़े जाने के डर से, तो 500, 1000 का जो नोट करेंसी था वो लोग सब अपने अपने तिजोरी में, तो ये एकदम एक हिसाब से समझो तो बेकार ही पैसा था, लोगों के पास पड़ा हुआ था, और बैंक को भी इसकी ज़रूरत थी लेकिन मिल नहीं रहा था। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन की हमारे यहाँ 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, ताकि जो भी 500 और 1000 का करेंसी है वो बाहर आए, और बाहर किस रूप में आए, सीधे बैंक अकाउंट में जमा करें, और बैंक अकाउंट में जमा करें तो जाहिर सी बात है जो भी छुपाए होंगे पकड़ में आएंगे ही। तो यही था डिमोनेटाइजेशन इंडिया में। अब देखो इसका टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। देखो बुक में टेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट्स पे क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। गवर्नमेंट उसको सर्कुलेशन से वापस ले ली थी, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, 86% करेंसी इन सर्कुलेशन पीपल वेयर एडवाइज टू गो टू बैंक टू रिप्लेस ओल्ड नोट्स विथ न्यू अप टू अ लिमिट, यानी 86% जो करेंसीज थी वो सर्कुलेशन से आउट हो गई थी, यानी 86% जो करेंसी थी वो 500 1000 की थी, ठीक है। तो बैंक ने लोगों को एडवाइस दिया कि आप जो भी पैसा रखे हैं, जो भी पुरानी करेंसी रखे हैं, वो आप जाइए बैंक में डिपॉजिट कीजिए और वहाँ से आप न्यू नोट्स जा कर के ले सकते हैं। तो उसमें भी कुछ कंडीशन था कि एक लिमिट के तहत ही आपको न्यू करेंसी मिली थी, ठीक है। क्योंकि सबको देना है इसलिए उसमें लिमिट लगाया गया था, और लिमिट क्या था, स्टार्टिंग में 4500 अप्रॉक्सीमेट था, किसी को भी 4500 का ही न्यू करेंसी दिलाएगा, ये लिमिट था। और बाकी जो भी ओल्ड करेंसीज है वो आप अपने अकाउंट में जमा कीजिए, वो वहाँ आपका सेफ रहेगा, ठीक है। देखो आगे, देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल पर भी रिस्ट्रिक्शन था, मैक्सिमम आप 10,000 तक ही निकाल सकते थे अकाउंट से, ठीक है। The main aim of demonetization was to curb corruption, check on use of notes for uh, illegal activities, and especially the accumulation of black money generated by not
डिक्लाइन इन इनकम टैक्स अथॉरिटी। यानी अभी जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि डिमोनेटाइजेशन का मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था करने का, करप्शन को रोकना, बंद करना, ख़त्म करना, और नोट्स को पता करना है कितने परसेंट नोट्स लीगल वे में चल रहे और कितने परसेंट नोट्स इलीगल फॉर्म में लोगों ने अपने घर पे उसको जब्त करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यही सब इसका मेन एम था। और एक और था कि इनकम टैक्स कितने लोग नहीं पे कर रहे हैं लीगल वे में, चोरी छिपे कितना छुपा करके कितना कम अर्निंग शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ इसका मेन एम था। आगे देखो इसका फीचर्स दिया है, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो पहला फीचर्स है इसका डिमोनेटाइजेशन का, डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। डिमोनेटाइजेशन एक तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स के रूप में हुआ। ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन पीपल हैज़ डिक्लेयर had to declare their cash holding to get it exchange from बैंक। यानी डिमोनेटाइजेशन के कारण लोग अपना जो भी कैश रखे थे, जो भी पैसा था, वो डिक्लेयर किए कितना उनके पास है। ठीक है, एक्सचेंज करने के टाइम बैंक में। सो दोज हैविंग ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट पेनल्टी। तो इससे क्या हुआ, मान लो जिसके पास वाइट मनी है वो तो इजीली अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन जिसके पास ब्लैक मनी था वो क्या किया, तो उसके पास दो ही ऑप्शन था, या तो बैंक में जाओ डिपॉजिट करो, ठीक है, और नहीं तो फेंक दो। तो इसलिए इंडिया में बहुत जगह बोरी में भर के रुपए मिलता था सुनने को कि यहाँ पड़े मिले, वहाँ पेड़ मिले, वहाँ नदी में मिले। ठीक है, बहुत आप लोग भी सुने होंगे, लोग बहुत न्यूज़ आ रहा था कि वहाँ इतने बोरी में रुपए पड़े फेंके हुए मिले हैं। ठीक है, तो क्यों हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी छुपा के रखे थे वो लोग डर के मारे नहीं जमा किए अकाउंट में, बैंक में, क्योंकि पता चलेगा तो गवर्नमेंट तो पेनल्टी लगाएगी, साथ में उस पर जुर्मा ये केस वगैरह भी चल सकता है, वो अंदर भी जा सकता है। ठीक है, कि आय से अधिक संपत्ति आई कहाँ से आपके पास, जब आप सो कि इतना तो इतना ज़्यादा पैसा लाए कहाँ से रखे। ठीक है, और जो लोग के पास एडजस्टेबल अमाउंट था, यानी कैपेबल था, कम छुपाए थे, तो वो लोग इजीली जा कर के अपने बैंक अकाउंट में जमा किए। ठीक है, तो जमा किए तो उन पर कुछ पेनल्टी वगैरह लगा, यहाँ पे देखो दिया भी है, पे टैक्सेस एज एट पेनल्टी। तो पेनल्टी के रूप में जो भी टैक्स लगा वो जा कर के पे कर दिए, और जो भी ब्लैक मनी था उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करा लिए। ठीक है, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा था वो लोग को वही आया, फेंकना पड़ा लास्ट में। तो एक तरह से ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेनिफिशियल हुआ। जो भी लोग छुपा के रखे थे, टैक्स नहीं पे किए थे, वो लोग पेनल्टी के रूप में टैक्स पे किए। दूसरा है नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेटेड दैट द गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स एविएशन। यानी इसके तहत ये एक तरह से इंडिकेशन भी मिला, स्ट्रिक्ट इंडिकेशन मिला कि जो कोई भी लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके लिए एक एक समझ लो स्ट्रिक्ट एविएशन के तौर पे आया कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो नॉन टॉलरेंस होगा, यानी बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा, उनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा दिन वो बच नहीं पाएंगे। तो ये एक तरह से इंडिकेशन था गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों के लिए जो टैक्स चोरी करते हैं। थर्ड इसका फीचर्स है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। यानी डिमोनेटाइजेशन लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन channelizing saving into formal financial system, as much of the cash deposited by the people for exchange will be offered to people for loan under new schemes। यानी इससे क्या हुआ, एक तरह से जो लोग थे पैसा जो भी रखे थे पास में अपने कैश के रूप में, तो वो लोग कैश को बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में जमा किए, जिससे कि बैंक के पास क्या हुआ, पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, अब बैंक उससे डिपॉजिट से न्यू स्कीम्स के तहत लोगों को लोन देने के लिए भी क्या हुई, कैपेबल हो गई, वो ऑफ़र करने लगी लोगों को नए नए स्कीम्स के तहत लोन देने के लिए, क्योंकि बैंक का वही काम है, सेविंग लेगी, डिपॉजिट करेगी और फिर उसी पैसे को लोगों को लोन के तौर पे ऑफ़र करेगी। ठीक है, तो वही उसका मेन काम ही है। आगे देखो इसका नेक्स्ट फीचर, फोर्थ नंबर, क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। यानी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो यहाँ पे देख लो इसका अनदर फीचर्स के रूप में लिख भी रहा है, अनदर फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। यानी डिमोनेटाइजेशन के कारण एक तरह से कैश लाइट इकोनॉमी क्रिएट हुई। ठीक है, यानी डिमोनेटाइजेशन करने पे कैश तो रहेगा नहीं, जो भी नोट बंद हुए हो तो मार्केट से आउट हो जाएंगे, आपको डिपॉजिट करने होंगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि आप लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन करो, यानी कहीं भी पे करो तो पेटीएम वगैरह से करो, वॉलेट से करो, या फिर डायरेक्ट
अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आपके पास कार्ड अवेलेबल है उसके थ्रू करो, ठीक है। तो उससे क्या है, वो एक तरह से कैशलेस इकनॉमी पे जोर देना हुआ, ठीक है। तो ये भी इसका एक फ़ीचर्स है, जिससे कि लोग कैशलेस पे ज़्यादा ध्यान दें, कहीं भी पे करें तो अपना ऑनलाइन पे ही करें। जिससे कि अगर ऑनलाइन पे होता है तो इससे एक बेनिफिट होती है कि वो पता चलता है गवर्नमेंट को भी, और जहाँ भी पे हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन पकड़ में आता है। लेकिन अगर कैश से ट्रांजेक्शन होता है तो कैश से ट्रांजेक्शन वो ट्रैक नहीं हो सकता है कि कहाँ वो पे हुआ कहाँ नहीं। मान लो 10 रुपये आप किसी को दे रहे हो, आप ऑटो से ही जा रहे हो तो 10 रुपये उसको पे करो, 10 का नोट कैश में, तो ऑटो वाला वो 10 रुपये मार्केट जाता है, ठीक है। तो मार्केट में कुछ सब्ज़ी वगैरह खरीदता है तो वही 10 रुपये उसको दे देता है। अब फिर वो सब्ज़ी वाला कहीं होलसेलर के पास जाता है, वो 10 रुपये उसको दे देता है। तो ये कहाँ कहाँ सर्कुलेट हो रहा है इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कैश के फॉर्म में। लेकिन वही अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका सारा डेटा, सारा डिटेल्स अवेलेबल रहता है। तो इसलिए कैशलेस इकोनॉमिक पे जोर दिया जाता है डिमोनेटाइजेशन में, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो पता चले, और उस ट्रांजेक्शन पे जो भी टैक्स वगैरह हो रहा है पे, मतलब पेबल हो रहा है, वो पे हो सके, लोग पे करें, ठीक है। देखो आगे क्या दे रहा है, अल्थो देयर आर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट दिस डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, यानी कुछ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स भी हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत। यानी अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन पे जोर दिया जा रहा है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए, बिना उसके डिजिटल ट्रांजेक्शन हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले दे रिक्वायर यूज़ ऑफ सेल फोन्स फॉर कस्टमर्स एंड POS मशीन्स फॉर बिजनेसमैन। यानी कैशलेस ट्रांजेक्शन करने के लिए अगर कोई कस्टमर है तो उसके पास सेल फ़ोन होना ज़रूरी है। विदाउट सेल फ़ोन ही कैन नॉट पे ऑनलाइन, ठीक है। और अगर बिजनेसमैन है तो उस बिजनेसमैन के लिए POS मशीन होना चाहिए। POS मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिसको बोलते हैं, जिस पे हम कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। जितना भी बिल हो चुकाना हो, केवल अपना कार्ड उस पर स्वाइप करके पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को POS मशीन बोलते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी के डेट में तो UPI आने के बाद से ये सब चीज़ों का उतना मतलब ये नहीं, केवल आप जो उसका लोगो रहता है, ठीक है, तो उसको आप स्कैन करके आप पे कर सकते हो स्मार्टफोन से, ठीक है। दूसरा देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल कनेक्टिविटी, यहाँ इंटरनल लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ इंटरनेट होगा, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये दो मान लो, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैशलेस अगर ट्रांजेक्शन पे आप जोड़ दे रहे हो तो ये दोनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। क्लियर। आगे देखो क्या दे रहा है, दिस डिसएडवांटेज are counterbalanced by an understanding that it helps people into the formal economy thereby increasing financial saving and reducing tax evasion। यानी ये जो मैंने बताया क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है, ठीक है, किसका, कैशलेस इकनॉमी का। और अगर यही डिसएडवांटेज के तहत अगर कैश पे ही जोड़ दिया जाए तो इससे क्या होगा, फिर से वही हाल हो जाएगा ब्लैक मनी वाला, क्योंकि कैश सर्कुलेट होगा तो उसका पता कर पाना, मतलब ट्रैकिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो डिसएडवांटेज है उसको जो भी बिजनेसमैन है उसी के ऊपर है, उसको दूर करे, अपना वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे रखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन दिया है, क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा डिमोनेटाइजेशन का, जब से एरिया के हिसाब से दिया है यहाँ पे, मनी या इंटरेस्ट रेट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा। तो डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन कम हुआ, ठीक है, लोग ऑनलाइन पे करने लगे। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज, बैंक डिपॉजिट भी इंक्रीज़ हुई, और इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, फाइनेंशियल सेविंग्स भी इंक्रीज़ हुई। ये तीन इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स ऑफ 5000 and 1000 वे आर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। यानी 5000 1000 जो करेंसीज नोट्स थी वो बैन हो गई, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो रियल एस्टेट का बिजनेस था, ठीक है, वो भी डाउन हो गया, यानी रेट कम हो गया हर चीज़ का डिमोनेटाइजेशन में, खास ये रियल एस्टेट्स में खास करके। पब्लिक सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, पब्लिक सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही तो ये सब कुछ की थी, गवर्नमेंट ही तो सब कुछ की थी, तो गवर्नमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है। देखो इसका फोर्थ पॉइंट, डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन एमॉन्ग यूज़र्स इंक्रीज्ड, यानी डिजिटलाइजेशन हुआ, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो ट्रांजेक्शन थे वो डिजिटल वे में होने लगे, ठीक है। जो यूजर्स थे डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले वो इंक्रीज़ हुए, बढ़े,
ठीक है, लोग ऐप्स से पेटीएम वगैरह से पे करने लगे। रियल एस्टेट का तो अभी यहाँ पे मैंने बताया ही, क्या हुआ, डाउन हो गया, प्राइस डिक्लाइन यानी घट गई। टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि जो भी चोरी छिपे पैसे रखे थे ब्लैक मनी के तौर पे, वो जिनका मतलब जो कैपेबल थे जमा करने के लिए वो जमा किए, और जो भी पेनल्टी थी उसको पे करके अपना जो ब्लैक मनी था उसको वाइट मनी में चेंज किए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक तरह से टैक्स कलेक्शन राइज हुआ यानी बढ़ा। ठीक है, तो यही इसका इम्पैक्ट पड़ा। आपका यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन ख़त्म होता है टॉपिक, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर से स्टार्ट होगा।